नमस्कार। बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। एक बयान आया और उस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बयान तो महाराष्ट्र के एक नेता ने दिया और दिया मुगल शासक औरंगजेब को लेकर, लेकिन उस बयान की चिंगारी जो है वो महाराष्ट्र में तो भड़क ही उठी है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी, हिंदी भाषी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर और इसकी चिंगारी ने आग पकड़ लिया है और ये चिंगारी और भी तेजी के साथ वहां धधकने लगी है। बयान दिया समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने। महाराष्ट्र के वो विधायक हैं और उन्होंने औरंगजेब को लेकर कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। औरंगजेब को इतिहासकारों ने जिस तरह से उल्लेखित किया है कि उन्होंने मंदिर तुड़वाया था, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए थे और काशी में भी आप जाकर देख सकते हैं, काशी में भी जाकर पता कर सकते हैं। ये बयान आया। अब इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का सदस्य जब बयान देगा तो फिर उसकी आग तो सुलग ही जाएगी महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है, शिवाजी को वहां पर लोग अपना आराध्य मानते हैं और शिवाजी के लोगों के बीच में इस तरह का जब बयान आए तो फिर उस बयान की चिंगारी कितनी तेजी से देश के दूसरे हिस्सों में भड़केगी, पहुंचेगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हुआ भी ये। महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को एक मुद्दा दे दिया अबू आजमी ने। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या फिर बात करें एनसीपी की या फिर दूसरे पक्ष की हम बात करें तो उन लोगों को भी अब इस बयान के साथ खड़े रहने में जरूर दिक्कत महसूस होने लगी है और मांग हुई सदन से बर्खास्त करने की, सदन से निलंबित करने की, सदस्यता रद्द करने की अबू आजमी की, तो सदन से इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब अबू आजमी इस पर सफाई दे रहे हैं कि हमने माफी भी मांग ली, अगर किसी को बुरा लगा, किसी को आहत पहुंची उनके बयान से, तो मैं माफी मांगता हूं, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन उसका कोई असर नहीं है क्योंकि तीर कमान से निकल चुकी है। अब देखिए, अब इसकी आग जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार के रास्ते अब आगे तक पहुंचनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बजट भाषण के दौरान इस बयान को लेकर जमकर बोला और बोलना भी था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र में हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और सदन के अंदर जब योगी आदित्यनाथ ने इस पर बोलना शुरू किया तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, ये उनकी अपनी सोच रही है, पार्टी की ये सोच नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा तो फिर आप उसकी निंदा क्यों नहीं करते, आप उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकालते, आप निकालिए पार्टी से, और नहीं तो ऐसे लोगों को आप यूपी भेज दीजिए और यूपी ऐसे लोगों का उपचार करना जानती है। अब आप समझ लीजिए कि बात कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। यह बयान आया। अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का औरंगजेब को लेकर जो बयान आया, उस बयान से अबू आजमी तो घिर ही गए। अबू आजमी पर कार्रवाई भी हुई, विधानसभा के मौजूदा सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन पर कई जगह मामले भी दर्ज हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसमें घिर गई है। अब अबू आजमी माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी भी काम नहीं आ रही है। बीजेपी इस जंग को अब अंजाम तक ले जाना चाहती है। यूपी से योगी आदित्यनाथ के करारे वार हुए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार फिर से एक्शन में आ गई। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के स्थायी निलंबन से लेकर गिरफ्तारी तक की बात होने लगी।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर अबू आजमी को लेकर आक्रामक हैं, तो उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इशारों में बता रहे हैं कि निलंबन तो एक शुरुआत है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक मुगल बादशाह औरंगजेब पर सियासत धधक रही है। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर, दुर्दांत, मंदिरों को तोड़ने वाला शासक बताने वाले हैं। और इसकी शुरुआत अबू आजमी के उस बयान से हुई है। हालांकि अपने उस बयान को लेकर अबू आजमी ने माफी भी मांग ली है, लेकिन अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा भी मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर एक बयान देकर आफत में घिर गए हैं। माफी काम नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगर अबू आजमी को लेकर आक्रामक हैं, तो उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इशारों इशारों में बता रहे हैं कि निलंबन तो एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। इधर अबू आजमी कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। निलंबन की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया और लोकतंत्र की दुहाई दी। और एक तर्क उन्होंने यह भी दिया कि सदन के बाहर हमने ये बात कही है, सदन के बाहर जो कही गई बात है उस पर सदन में सदन के कार्यवाही के दौरान उपस्थित न रहने या निलंबित किए जाने की जो कार्रवाई हुई है उसका क्या मतलब होता है। अब ये जंग जो है शुरू, वो अब थमने वाली नहीं है। महाराष्ट्र से उठी चिंगारी उत्तर प्रदेश और बिहार तक जा पहुंची है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, और इस बजट सत्र में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे सदन को, तो उस दौरान उन्होंने इसको लेकर आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक है, समाजवादी पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये इसलिए कि समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का विधायक और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, और इसीलिए सीधे निशाने पर और बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ को भी मुद्दा मिल गया। महाराष्ट्र का ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजा और उन्होंने कहा कि उस आदमी की वो तारीफ कर रहे हैं, वो विधायक जिसने अपने पिता को बंदी बना दिया था, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बनवाया, जो एक क्रूर शासक था, और वो अपने पिता को पानी तक नहीं दिया था, पानी के लिए भी तरसा दिया था। उस आदमी की तारीफ अबू आजमी कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा और कहा कि आप पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी में जाइए और वहां पर शाहजहांनामा को पढ़िए, और उसमें लिखा है, शाहजहां ने लिखा है कि जो जो उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया था उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी ब पिदरे जिंदा आब तरसानी आफरीन बाद हिंदवान सदबार मैं देहदम पिदरे मुर्दा रावा दायम आब। यानी हे पुत्र, तू भी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। तुमसे तो अच्छा तो हिंदू है जो जीते जी अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है और मृत्युपरांत वर्ष में एक बार श्राद्ध करते हुए माँ बाप को जल अर्पित करता है। अब ये बात उन्होंने कही योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ का ये जो भाषण था उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, उसने एक लकीर खींच दी। उस लकीर को जो योगी आदित्यनाथ ने खींचा है, वो आप समझिए कि वो अब बिहार का विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है, अब वहां तक मामला पहुंच रहा है। 2025 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। और उन्होंने अब पिच तैयार कर दी है इन तीनों राज्यों के लिए। समाजवादी पार्टी को तो घेर लिया,
क्योंकि समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आजमी ये बयान देता है और अबू आजमी पर कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी नहीं करती है और न ही विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई बात कही जाती है। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो कहा कि कुछ गलत नहीं कहा है अबू आजमी ने। अबू आजमी के बयान में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है जिस पर इतना हो हल्ला हो रहा है। उन्होंने जो कहा सही कहा। अब देखिए, अब एक सांसद उनकी बात कर उसका समर्थन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद जिनको चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के बाद जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो आगे पहली बेंच पर बैठाकर देश को बताना चाह रहे थे कि देखो हमने फैजाबाद जीता है, अयोध्या जीता है। वो आदमी ये बात कह रहा है। अब आप समझिए कि अब योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां पर कहा और साफ तौर पर कहा कि आप पार्टी से निकालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उस विधायक के खिलाफ, और अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें उत्तर प्रदेश लाइए, और उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करना जानता है। अब उपचार क्या होगा, कैसा होगा, अब वो तो अलग बात है। लेकिन अब इसको देखिए कि ये महाराष्ट्र की जो सियासत है, औरंगजेब पर जो बवाल है, अब इसकी गूंज महाराष्ट्र से निकलकर दूसरे प्रांतों में भी पहुंचने लगी है, पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में तो पहुंची गई और बिहार में भी ये पहुंच गई है। बिहार में जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कहा कि औरंगजेब मुगल शासक थे, औरंगजेब मुगल राजा थे। इतिहासकार कहते हैं कि वो अच्छे राजा थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो खराब राजा थे। ये तो एकेडमिक डिस्कशन का विषय है। मैं भी इतिहास का छात्र रहा हूं और इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब जालिम नहीं था, मंदिरों को नहीं तोड़ा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि औरंगजेब एक राजा थे और उन्होंने वही किया जो राजा करता है। राजा को राज चलाने के लिए जो करना पड़ता है वो राजा करता है। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि औरंगजेब एक अच्छे राजा थे। जनता दल यूनाइटेड के ये एमएलसी हैं खालिद अनवर। ये बयान औरंगजेब पर उन्होंने दिया, उस औरंगजेब पर जिसको एक अच्छा शासक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने कहा, और अब बिहार के जेडीयू के एमएलए खालिद अनवर ने कहा, एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कहा ये जो जनता दल यूनाइटेड है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए में है और एनडीए के साथ सत्ता में भी है, केंद्र में भी और बिहार में भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी, अब इनके खिलाफ बयान भी आया है और इनके खिलाफ बयान जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने अब इसका विरोध भी किया है। इस बयान को लेकर बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि खालिद अनवर की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, और साथ ही ये भी कहा कि जो भी औरंगजेब या बाबर का महिमा मंडन करता है उन्हें देश से बाहर भेजना चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था, उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जो अपने भाई का सिर काट दिया था। दिल्ली की सड़कों पर शासन और सत्ता के लिए वो घूमता रहा। ऐसे क्रूर शासक का महिमा मंडन किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि विधानसभा की सदस्यता खालिद अनवर की, विधान परिषद की सदस्यता खालिद अनवर की रद्द कर देनी चाहिए। अब जेडीयू के एक एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार हैं, उन्हें भी अपनी पार्टी के एमएलसी का यह बयान नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान है। जहां तक औरंगजेब की बात है, अगर किसी भी पार्टी का एमएलसी या एमएलए उसकी तारीफ करता है तो उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दिया जाए। फिर भी अगर वो नहीं सुधरे तो गाजी पट्टी भेज दीजिए। मैं खुलकर इसका विरोध करता हूं। अब दोनों पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी तो खैर इसका विरोध कर ही रही थी, अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इसका विरोध किया गया और विरोध के स्वर पार्टी के अंदर जनता दल यूनाइटेड में भी उठने लगे हैं। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में अब खालिद अनवर के ऊपर क्या कार्रवाई होती है भारतीय जनता दल यूनाइटेड की, अब ये भी देखना होगा। बहरहाल अब देखिए ये बयान आया, लेकिन इस तरह के
जो लोग हैं, इस तरह के सोच के जो लोग हैं, अब उन लोगों के भी बयान को देखिए। अब बयान आया अबू आजमी का। अबू आजमी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो, या बिहार में हो। लेकिन समर्थन अब देखिए, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद, और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न तो अबू आजमी पर और न ही अपने सांसद पर। उधर जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी खालिद अनवर, उन्होंने भी औरंगजेब को एक अच्छा राजा बताया, एक अच्छा शासक बताया, और कहा कि मंदिरों को नहीं तोड़ा, और एक राजा को राज चलाने के लिए जो करना पड़ता है वही राजा करता है, और मेरी राय में औरंगजेब एक अच्छे राजा थे। जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं। अब इसी में देखिए एक और आया बयान, मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर, उनके बेटे ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक राज किया। अगर उसने उन 48 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम किया होता तो उन्होंने बहुतों को मार डाला होता, तब क्या हिंदू बच पाते? क्या मंदिर 48 साल तक बचे रहते? पिछले 10 साल की सरकार में बुलडोजर चलाए गए, लेकिन उनके पास 48 साल थे। तब न हम थे, न सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि जब मेरे दिवंगत पिता मुनव्वर राणा बुरे हो सकते थे तो उनकी क्या गलती थी? मुनव्वर राणा के बेटे का कहना है कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। ये विवाद तब होता है जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नया काम नहीं होता। अगर हमने कुछ किया नया, अगर हमने कुछ नया, कुछ अच्छा किया होता तो हम अतीत में नहीं जाते। आप मुगल से नफरत करते हैं लेकिन मुगलई को पसंद करते हैं। अब इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन अब इन बयानों का मतलब समझिए, क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? या फिर इस तरह ये जो बयान आया, इस पर योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत थी? बिहार में भी इसकी आंच पहुंच रही है। अब ये देखिए कि जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2025, 2026 और 2027, इन 3 सालों के अंदर। इस साल के अक्टूबर-नवंबर में बिहार में है चुनाव विधानसभा का। उधर अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, और उसके अगले साल यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। 29 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इन 3 राज्यों के जरा गणित को समझिए। इन 3 राज्यों में देश के कुल लोकसभा सीटों का 30% हिस्सा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, और 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, यानी कुल 162। ये 543 सदस्यों वाली लोकसभा का 30% है। और यहां पर देखिए मुस्लिम आबादी क्या है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी जो है, वोट शेयर मुस्लिमों का 18% है, पश्चिम बंगाल में 27% है, और उत्तर प्रदेश में 19% है। ये आबादी मुसलमानों की। तो अब आप समझिए कि ये मुद्दा क्यों गर्मा रहा है, और क्यों इस मुद्दे को और बड़ा किया जा रहा है, और कहां पर ये लोग फंस गए। बयान देने के बाद अबू आजमी का जो बयान महाराष्ट्र में आया, और महाराष्ट्र से ये बयान निकलकर जब इधर आ रहा है हिंदी भाषी राज्यों में या दूसरे प्रदेशों में, तो आप इसका मतलब समझिए, और इसको क्यों इतना स्पेस दिया जा रहा है, इस मुद्दे को और क्यों गरमाया जा रहा है, इस आग में और घी क्यों डाला जा रहा है, ताकि ये जो लौ है ये जलती रहे और ये मुद्दा बना रहे। अब एक चीज और है। अब जो 2024 का चुनाव हुआ था, इस 2024 के चुनाव में बिहार में एनडीए को
जो मुसलमानों का वोट है उसका 12% मिला, जबकि इंडिया गठबंधन को 87% मिला। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 7% मिला और 73% इंडिया गठबंधन को मिला। 8% उत्तर प्रदेश में मिला एनडीए को और 92% इंडिया गठबंधन को मिला। यानी कि 8% देश भर में एनडीए को मिला और 65% इंडिया गठबंधन को मिला। अब चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों के साथ लक्ष्य भी है, और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस मुद्दे को गरमाए रखना बहुत जरूरी है, जब तक कि कोई नया मुद्दा नहीं आ जाता है। वोट का पोलराइजेशन। अब बिहार जो है, हिंदी भाषी राज्यों में अकेला ऐसा बिहार है जहां पर एनडीए की तो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में नहीं बन पाया है। लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री बने। तो वैसी स्थिति आए, अभी एनडीए के साथ ही है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। दूसरी तरफ चलिए वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई। हालांकि 2-3 सीटों के साथ डबल फिगर में पहुंचना या 50 से ज्यादा सीटों पर जीत करना और एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को पश्चिम बंगाल में स्थापित करना, लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो जाना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि पश्चिम बंगाल में रही है, लेकिन सत्ता में अभी तक नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, सरकार बनी, और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी की तरह ही हैट्रिक उत्तर प्रदेश में लगाना है 2027 में, और उसके लिए अभी से ही काम शुरू हो गया है, रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ का इस सफल आयोजन और महाकुंभ के इस सफल आयोजन में मैसेज भी गया, उपलब्धियां भी आई कि इतना बड़ा आयोजन अभी तक अगर कहा जाए मानव सभ्यता का ये सबसे बड़ा आयोजन अभी तक का ये माना जा रहा है। इस धरती पर, भारत में एक साथ करोड़ों लोग एक जगह पर, इन 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 67 करोड़ के आसपास लोग इन 45 दिनों में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई। तमाम आलोचनाएं की जाती रहीं, कुछ दुर्घटनाएं हुई, लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन, सरकार ने उस पूरे व्यवस्था पर को फिर से टाइट किया। जहां पर कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया, और लोगों का आना कम नहीं हुआ। लोगों का आना कम नहीं हुआ। 6 करोड़ के आसपास लोग उस दिन थे जब ये घटना घटी थी, भगदड़ महाकुंभ में मची थी। तो आप समझिए कि एक मैसेज वहां दिया गया। मैसेज ये कि राष्ट्रीय एकता का एक सबसे बड़ा आयोजन, जहां पर जाति के बंधन टूटते नजर आए, एक साथ लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे, कहीं पर कोई अगड़ा पिछड़ा दलित, कहीं इस तरह की कोई भावना नहीं थी। लोग एक साथ गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं। कोई जो ट्रेन में भर भर के लोग पहुंच रहे थे, पैर रखने की जगह स्टेशन पर नहीं होती थी, वहां पर तो जातियों का बंधन टूटा। और ये 66 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोग जो आए, इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के भी चाहने वाले, उसके वोटर भी हैं। तो इनके जरिए भी
अब ये संदेश फैलाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, और जो लोग यहां पर आए उन लोगों ने वहां की व्यवस्था की काफी तारीफ की। अब उन लोगों को जो विरोधी हैं उनको कमियां जरूर नजर आई, और जाहिर सी बात है कि उनको तो कमियां ही निकालनी है, और वो कमियां ही निकालते रहेंगे, और उनको कमियां निकालनी थी और उन्होंने कमियां निकाली। लेकिन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। लोगों का कुछ असर पड़ा? मैं भी गया था वहां पर, और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वहां पर। तो ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ कहती रहे, लेकिन कोई असर लोगों पर नहीं पड़ा। लालू यादव कुंभ को फालतू कहे, लेकिन जरा आप पता कीजिए कि बिहार का कौन सा ऐसा परिवार है जिसका एक सदस्य कम से कम वहां पर न गया हो। लालू यादव के फालतू कहने से कोई असर नहीं पड़ा। उनके वोटर्स भी बड़ी संख्या में पहुंचे, जो उन्हें वोट देते हैं वो भी आए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गंगा का पानी, त्रिवेणी का पानी, संगम का पानी तो स्नान करने योग्य रहा ही नहीं, दूषित हो गया। वैज्ञानिक आए और उसी समय जांच की और बताया कि गंगा का पानी कभी दूषित हो ही नहीं सकता। दूषित मतलब अशुद्ध हो ही नहीं सकता, खराब हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि गंगा का पानी अगर खराब होता, दूषित होता, तो इतने लोग, 67 करोड़ लोग यहां पर डुबकी लगा कर गए, आप लोग भी वहां पर गए, क्या कोई आपको स्किन डिजीज या उसका कोई प्रभाव देखने को मिला क्या नकारात्मक? यमुना में, दिल्ली की यमुना में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के दौरान गए, डुबकी लगाए, और उसके बाद फिर जाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। उनके शरीर पर रिएक्शन भी हुआ, 2 दिन 3 दिन तक अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा। तो कमियां निकालने के लिए लोग निकालते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमी निकाली, आलोचना किया, लेकिन क्या उससे कुछ असर हुआ? 67 करोड़ लोग, 140-45 करोड़ लोग यहां, भारत की आबादी है उसमें 67 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई नाराजगी नहीं जो वहां पर गया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महाकुंभ की एक खास विशेषता रही कि जिसने जिस दृष्टि से देखा उसको वही मिला। जो आस्था के साथ वहां पर गया उसे आस्था दिखाई दी। जो गिद्ध थे उन्हें वहां पर लाशें दिखाई दी। तो ये है, तो आप जिस नजरिए से देखेंगे वो नजरिया वहां पर, वो चीज वहां पर दिखाई देगी और उसी को आप ढूंढेंगे। तो ये पूरा जो औरंगजेब को लेकर अबू आजमी का बयान, और उस बयान पर अब अलग अलग लोग भी उसके साथ अपने को जोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किसको मिलेगा। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो आपके साथ हैं ही, लेकिन आपके साथ जो दूसरे पक्ष के लोग जुड़ना चाह रहे होंगे उनको आप खो रहे हैं। शिवाजी महाराज के चाहने वालों के बीच में आप औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो उसका क्या असर होगा? अभी आप देखिए कि कितनी सीटें आई हैं उन लोगों की, अब आगने वाले चुनाव में क्या होगा। ये ठीक है, पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बनाती हैं, लेकिन लोगों की सोच में भी बदलाव आया है, नया जनरेशन है। अब ये मत सोचिए कि अ, अब यही आप देखिए कि एक समय था जब कुंभ में या धार्मिक स्थलों पर, तीर्थों पर जब लोग जाते थे तो परिवार के बड़े बुजुर्ग जाते थे, युवा नहीं जाते थे। लेकिन अब देखिए इस कुंभ में 67 करोड़ लोग, तो इसमें एक बड़ी आबादी युवाओं की, युवा पुरुष हो या युवा महिला, वो गए। तो सोच बदल रही है।
सनातन को लेकर, अपने उस धर्म को लेकर, तो हमारी सोच है, तो अपनी सोच को लेकर वो जा रहे हैं। और उस पर अगर आप बेतु के ढंग से कोई बयान देंगे और उन लोगों को महिमा मंडन करेंगे, उन लोगों का, अब मुगल कौन थे? मुगल आक्रांता थे। मुगल यहां पर आए और इस देश की संपत्ति को उन्होंने लूटा। अब बताइए मुगलों ने क्या दिया इस देश में? अगर मुगल के बाद इस देश को आजादी मिल जाती और ये भारत देश लोकतांत्रिक देश बन जाता जो 1947 में था, तो आपके पास क्या होता? विकास की गति जो थी वो आज कहां होती? ये देखिए क्या उनके पास था। वो ताजमहल बनवाए, जामा मस्जिद बनवाए, किला बनवाए। वो क्या किए? उन्होंने स्कूल नहीं बनवाए, उन्होंने कॉलेज नहीं खोला, उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं खोला, उन्होंने रेलवे लाइन नहीं शुरू की। अंग्रेज आए, अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए, और बिजनेस करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया भी। यूनिवर्सिटीज खुली उस दौर में, उस दौर में शिक्षा के को लेकर एक नीति भी बनी। अब नीति जो भी हो, रेलवे लाइन शुरू हुई, ट्रेन के जरिए आवागमन शुरू हुआ, सड़कें बनी। मुगलों ने क्या किया? ताजमहल बनवाए। तो ये आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों की बात आप कर रहे हैं जो जजिया लगाते थे। अब उनकी अगर आप बात करेंगे जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाते थे, और ये है, तो अब उसका महिमा मंडन आप करेंगे और उनके बारे में बोलेंगे, तो इसका असर देश में जो लोग हैं उन लोगों पर पड़ेगा और वो अपना फैसला जरूर बनाएंगे। और राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरह की जो पार्टियां हैं, उनके लिए तो एक बैठे बैठाए आप मुद्दा आपने दे दिया है, और इसको लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। यही है। अब देखिए, तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक मुगल बादशाह औरंगजेब पर सियासत धधक रही है। और एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने वाले कुछ लोग हैं, दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर, दुर्दांत और मंदिरों को तोड़ने वाला शासक बताने वाले लोग हैं। और अब इसको लेकर सियासत पूरी हो रही है और ये मुद्दा गरमाते जा रहा है। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये बयान जो अबू आजमी ने दिया, वो बयान दिया जाना चाहिए? क्या औरंगजेब को लेकर जो धारणा अबू आजमी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे शासक के तौर पर, या फिर बिहार के खालिद अनवर कह रहे हैं कि वो एक अच्छा राजा था और जो एक राजा को करना चाहिए वह राज करने के लिए वही उसने किया था, या फिर मुनव्वर राणा के बेटे कह रहे हैं, या अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद फैजाबाद के वो कह रहे हैं कि अबू आजमी ने जो कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा है और मैं उसका समर्थन करता हूं। आप भी क्या मानते हैं कि अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बिग न्यूज इंडिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। नमस्कार।